हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने एस ब्लॉक में पढ़ा था कि आपके एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमने देखी थी। आयनाइजेशन एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हाइड्रेशन एनर्जी, फ्लेम कलरेशन। तो जितनी भी थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो सब हमने देख ली थी। आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर के बारे में। किसके बारे में? रिड्यूसिंग कैरेक्टर के बारे में, कि उनका जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी होती है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, देखिए जो आपके एल्कलाइन मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती है, ये आपको पता है कि दोनों जो होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि एक में आपके पास, दोनों में क्या, एक में एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में दो इलेक्ट्रॉन है। तो उनकी टेंडेंसी क्या होती है? तुरंत इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करने की उनकी टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो इनकी जो टेंडेंसी होती है वो होती है कि ये तुरंत कैसे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और तुरंत केटायन कैसे फॉर्म करे। ठीक है, तो अपने आप को ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाने की टेंडेंसी करती है, मतलब खुद का ये क्या करना चाहती है? ऑक्सीडेशन। तो सामने वाले का क्या करेगी? रिडक्शन। मतलब खुद क्या होना चाहती है? ऑक्सीडाइज। ठीक है, एम से एम प्लस में कन्वर्ट होना चाहती है, मतलब खुद क्या होना चाहती है? ऑक्साइड। ठीक है, तो सामने वाले को क्या करेगी? ये रिड्यूस करेगी। ठीक है ना, तो इनका एक अच्छा नेचर होता है, कौन सा होता है? रिड्यूसिंग नेचर का, कि ये एक अच्छे रिड्यूसिंग कैरेक्टर को शो करते हैं। ठीक है, या एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो भी आपके होती है ना, देखिए इसमें हम एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों के लिए हम अलग अलग करेंगे। यहाँ पहले हम लिख सकते हैं कि ऑन बीइंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, on being more electropositive, s block elements show better reducing character। ठीक है, क्या होती है? ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। इसकी वजह से एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक रिड्यूसिंग कैरेक्टर की तरह वर्क करते हैं, मतलब एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक होगा आपका एल्कली मेटल के लिए और दूसरा होगा एल्कलीन अर्थ मेटल के लिए। पहले हम पढ़ेंगे किसके लिए? एल्कली मेटल्स के लिए। अगर हम एल्कली मेटल्स की बात करें तो आपके पास कौन कौन से मेटल है? लिथियम, रुबिडियम और सीजियम। तो अगर हमें एल्कलाइन मेटल का अगर ऑर्डर कंपैरिजन करना है, ठीक है ना, तो हम इनका कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? जैसे कोई भी आपका, ये जो हम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करेंगे पहली बात, ये हम करेंगे इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ना, किस में ऑब्जर्व करेंगे? इन एक्वस सॉल्यूशन में ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो एम जो आपका सॉलिड है ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके एम प्लस गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका जो सॉलिड है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, और एम प्लस गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब हमें इन मेटल में कंपैरिजन करना है कि कौन सी ऐसा एलिमेंट है जो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, या जिसकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। तो ये हम किस प्रॉपर्टी से मेजर करते हैं? आपको याद होगा, आयनेशन एनर्जी से, कि जिस एलिमेंट की आयनेशन एनर्जी सबसे कम होगी वो क्या करेगा? तुरंत इलेक्ट्रॉन देने की उसकी टेंडेंसी होगी। तो अगर हम आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखें, आयनेशन एनर्जी, तो लिथियम की साइज छोटी होती है, उसकी वजह से उसका आयनेशन एनर्जी क्या होगी? सबसे ज़्यादा। फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और फिर होगा सीजियम। ये तो है इनका आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर। लेकिन होता क्या है कि ये जो ऑर्डर है आपका इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, ये केवल और केवल आयनेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये और भी कुछ फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या है। देखिए इसको अगर मैं, ये जो हमने रिएक्शन लिखी है, इसको अगर मैं डिवाइड करके लिखूँ अलग पार्ट में कि ये किस तरीके से कंप्लीट हुई, तो देखिए एम सॉलिड को सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं एम गैस में। ठीक है, क्योंकि हमें पता है आयनेशन एनर्जी में हम जो एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वो कहाँ से निकालते हैं? गैसियस स्टेट से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना है? गैस में। यहाँ जो एनर्जी काम में आएगी वो होगी आपकी डेल्टा एच सब्लिमेशन। कौन सी होगी? डेल्टा एच सब्लिमेशन। ठीक है, अब हमने क्या किया
जो गैसेस है आयन, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, ठीक है, उसको हमने M+ गैस में कन्वर्ट किया। यहाँ पे आपकी कौन सी एनर्जी काम में आएगी? आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, जो M+ गैसेस आयन है, ठीक है, उसका हाइड्रोलिसिस किया। यहाँ पे गैसेस नहीं आएगा, ये आपका इन एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा, ठीक है ना, ये एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, क्योंकि हम रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो शो करते हैं, मेजर करते हैं, वो किस में करते हैं? एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो M+ गैस किस में कन्वर्ट होगा? H2 से, जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा H2 लिक्विड से, तो ये M+ एक्वस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी एनर्जी काम में आएगी वो कौन सी काम में आएगी? ΔH हाइड्रेशन, ΔH हाइड्रेशन। तो आपका जो रिड्यूसिंग नेचर होगा, कैरेक्टर होगा, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा? आपके ΔH सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी और ΔH हाइड्रेशन, तीनों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब ये जो होती है, ये दोनों जो एनर्जी होती है, ये होती है आपकी एब्जॉर्ब। क्या होती है आपकी? एब्जॉर्ब। और ये जो एनर्जी होती है, ये क्या होती है आपकी? रिलीज। ये क्या होती है आपकी? एनर्जी रिलीज होती है। अब इन तीनों में से जो डोमिनेट करेगा, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, हमें पता है रिड्यूसिंग नेचर, लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, ΔH जो आपका होता है हाइड्रेशन एनर्जी, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है साइज के। क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है साइज के। इसका मतलब जिसका साइज सबसे कम होगा, किसका है? लिथियम का, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा। मतलब आपकी लिथियम की क्या होनी चाहिए? हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम इस हिसाब से देखें आयोनेशन एनर्जी के ऑर्डर के हिसाब से, तो सीजियम की आयोनेशन एनर्जी क्या है? सबसे कम है, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी क्या है? सबसे ज़्यादा। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए सीजियम। क्या होना चाहिए? सीजियम। बट ये जो फैक्टर है आपकी आयोनेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, इनमें जो डोमिनेट करता है वो फैक्टर कौन सा डोमिनेट करता है? हाइड्रेशन एनर्जी का। लिथियम की साइज क्या होती है? छोटी होती है, इसलिए उसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये आपके आयोनेशन एनर्जी से भी ज़्यादा होती है, तो वो उसको कंपनसेट कर लेती है, ठीक है। तो लिथियम के लिए जो फैक्टर अप्लाई होता है वो होता है आपका हाइड्रेशन एनर्जी वाला, ठीक है। तो लिथियम की साइज सबसे छोटी होगी, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? सबसे ज़्यादा। तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, मतलब उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाने की टेंडेंसी क्या है? सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे जो रिड्यूसिंग नेचर होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, वो किसका होगा? सबसे ज़्यादा लिथियम का। लेकिन उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े, लिथियम के बाद सोडियम पे आए, सोडियम पे आने पे क्या होता है? साइज थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? आपका हाइड्रेशन एनर्जी वाला जो फैक्टर है वो डोमिनेट कम कर देता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका आयोनाइजेशन एनर्जी वाला जो फैक्टर है वो ज़्यादा डोमिनेट करता है। इस वजह से आपका जो नॉर्मल ट्रेंड आएगा उसके बाद, वो आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से जो ट्रेंड होगा वही आएगा। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसकी है? सीजियम की। उसके बाद फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, और फिर क्या आएगा? आपका सोडियम। तो ये होता है एक्चुअल ऑर्डर आपका किसका? रिड्यूसिंग नेचर, या हम कह सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट फॉर एल्केली मेटल, ठीक है। तो रिड्यूसिंग नेचर जो होगा एल्केली मेटल्स के लिए ये होना चाहिए। हमारा एक्सपेक्टेड क्या था कि सबसे ज़्यादा होना चाहिए सीजियम, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम और फिर लिथियम, सबसे लास्ट में होना चाहिए लिथियम। बट इसकी स्मॉल साइज की वजह से इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, वो फैक्टर आपका बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, और इस वजह से इसकी जो होती है रिड्यूसिंग नेचर क्या हो जाता है? सबसे ज़्यादा हो जाता है। मतलब इसका M+ गैस से आपको M+ एक्वस बनाने की जो टेंडेंसी होती है वो क्या हो जाती है? सबसे ज़्यादा। तो सबसे अच्छा जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो कौन सा होगा? आपका लिथियम, फिर सीजियम, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम और फिर सोडियम, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। इसको एक बार नोट करो आप, ठीक है। फिर हम देखते हैं यही ऑर्डर, रिड्यूसिंग नेचर का ही ऑर्डर किसके लिए? एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। तो देखिए रिड्यूसिंग जो आपका नेचर है एल्कलाइन अर्थ मेटल का, वो आपका जो नॉर्मल ट्रेंड है आयोनाइजेशन एनर्जी का, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। उसमें हाइड्रेशन एनर्जी का रोल नहीं आता है, ठीक है। आपका जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं कौन कौन सी है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है। जो बेरिलियम का साइज होता है
ठीक है, वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा लिथियम से बड़ा हो जाता है। लिथियम से क्या होगा, उसका छोटा होगा। लेकिन अगर हम इसका देखें, यहाँ पे जो डोमिनेट करता है वो डोमिनेट करता है आपका आयनेशन एनर्जी। कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है, आयनेशन एनर्जी। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो सिंपल ऑर्डर होगा आपका किसका, आयनेशन एनर्जी का जो ऑर्डर रहेगा उस हिसाब से हम डोमिनेट करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट टू राइट या हम कह सकें टॉप टू बॉटम पे जब हम मूव करते हैं तो साइज क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है। मतलब आयनेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। मतलब बेरियम से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी की जरूरत कितनी पड़ेगी, कम पड़ेगी। ठीक है, तो उसका रिड्यूसिंग नेचर जो होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा। तो अगर हम ऑर्डर लिखें तो बी ए सब का सबसे ज़्यादा, फिर स्ट्रोंशियम का, फिर कैल्शियम का, फिर मैग्नीशियम का और फिर बी का। ये आएगा आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑर्डर। किसका ऑर्डर है ये, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी का उतना रोल नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो ये है आपका मेन जो ऑर्डर रहता है वो ये रहता है, ठीक है ना। बिल्कुल सेम टू सेम वही ऑर्डर रहेगा, बेरिलियम का सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि क्या है देखिए, जो बेरियम होता है ना उसका साइज़ क्या होता है, छोटा तो होता ही है। छोटे होने की वजह से क्या होता है, या बेरिलियम अगर हम बात करें, बेरिलियम की बात करें तो इसकी जो आयनेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा। देखो, आपको बेरिलियम से अगर निकालना है तो आपको सबसे पहले B+1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, और उसके बाद आपको B+2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब आपको IE1 और IE2 दो बार एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए क्या होता है, आपकी जो आयनेशन एनर्जी होती है ना वो ज़्यादा डोमिनेट करती है। हाइड्रेशन एनर्जी इस केस में, जो आपका सेकंड ग्रुप है उस केस में डोमिनेट नहीं कर पाती है। क्यों, क्योंकि आपको दो इलेक्ट्रॉन निकालने, तो IE1 और IE2 दोनों को कंपनसेट नहीं कर पाता है आपका हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, इसलिए जो आई का जो फैक्टर होता है वही इसमें ज़्यादा डोमिनेट करता है। ठीक है, और उसी के हिसाब से हम ऑर्डर लिखेंगे। बेरियम का सबसे ज़्यादा, फिर स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम और फिर बेरियम का। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। रिड्यूसिंग नेचर इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा सा। जो एक्सेप्शन है वो किस केस में है, एल्केलाइन मेटल के केस में। ठीक है, तो अब आप इसे नोट करो। फिर हम आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। किसके बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यहाँ हम क्या करेंगे, एल्कलाइन मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल की जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ होती है उन दोनों को अलग अलग सेपरेट पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एल्कली मेटल की जो भी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, तब तक आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके लिए, एल्कली मेटल्स के लिए। ठीक है, तो आप लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल। ठीक है, ओके। तो इसमें सबसे पहले जो हम केमिकल प्रॉपर्टी वो पढ़ेंगे हम रिएक्शन विथ एयर। क्या पढ़ेंगे हम, रिएक्शन विथ एयर। रिएक्शन विथ एयर बोल सकते हो आप, या रिएक्शन विथ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, जो भी आपके मेटल्स होती है, ये एल्कली मेटल्स, ये क्या होती है आपकी, हाईली रिएक्टिव होती है। ठीक है, हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये क्या है, फ्री स्टेट में नहीं रहती है एटमॉस्फेयर में, एयर के अंदर ये फ्री स्टेट में नहीं रहती। ये क्या करती है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगी और क्या बना लेगी, उनके ऑक्साइड बना लेगी। और फिर ऑक्साइड की क्या होती थी, इनके ऊपर, इन्हीं मेटल की सरफेस के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर हो जाती है, जिससे को हम बोलते हैं टार्निशिंग। क्या बोलते हैं, टार्निशिंग। ठीक है, तो ये फ्री स्टेट में नहीं रह पाती क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होती है। ठीक है, अलग अलग फिर उसके बाद इसकी क्या क्या रिएक्शन होती है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो हम इसमें जो अगर पॉइंट लिखना चाहें तो हम इसमें पॉइंट बना के लिख सकते हैं, ऑन बीइंग मोर रिएक्टिव, on being more reactive, these metals cannot have in free state। ये आपके फ्री स्टेट में नहीं रहती,
ऑन बीइंग मोर रिएक्टिव दीज मेटल्स कैन नॉट हैव इन फ्री स्टेट, मतलब फ्री स्टेट में नहीं रहती है, ठीक है। ये क्या करती है, आपकी रिएक्ट कर लेती है किसी ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ, किसी भी के साथ आपके उसमें रिएक्ट कर सकती है, ठीक है ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं जब ये एयर के कांटेक्ट में आती है, ऑन बीइंग एक्सपोज्ड टू एयर these metals tarnished and a layer of oxide is formed। क्या होता है कि ये जो मेटल्स होती हैं, इनकी जब एयर के कांटेक्ट में आती है तो ये इनका ऑक्साइड्स बना लेती है। क्या बनाती है, ऑक्साइड। और वो जो ऑक्साइड है उनकी जो मेटल की सरफेस होती है उसके चारों तरफ लग जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से इनकी अपीयरेंस हो जाती है, जो इनकी अपीयरेंस होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी डल हो जाती है, ठीक है। उसी का मतलब होता है टार्निशिंग का, ठीक है। एक्सपोज टू एयर दीज मेटल टार्निश्ड एंड ए लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म। तो होता क्या है, जैसे आपका सोडियम मेटल है, इसकी जब आप रिएक्शन कराओगे एयर में तो ये Na2 ऑक्साइड बना लेगा। ये ऑक्साइड Na2 क्या होगा, फर्दर रिएक्ट कर लेगा, ठीक है, वाटर के साथ। ये मॉइस्चर जो भी आपका अवेलेबल है, अगर वाटर अवेलेबल है, मॉइस्चर अवेलेबल, तो उसके साथ रिएक्शन करके NaOH फॉर्म कर लेगा, ठीक है। ये NaOH क्या करेगा, अगर CO2 अगर प्रेजेंट है एटमोस्फियर में तो क्या कर लेगा, आपका Na2CO3 का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस तरीके से ये क्या फ्री स्टेट में नहीं रहते, ये किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करके रिएक्टिव फॉर्म में रहेंगे, क्योंकि ये क्या है, मेटल्स आपकी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है, ठीक है ना। तो इसको एक बार आप नोट कर लो, फिर इसके ऊपर एक दो पॉइंट और है वो मैं भी आपको और लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, ये था आपका रिएक्शन विद एयर, ठीक है। ये क्या होती है, जो भी मेटल्स होती है आपकी, ये हाईली रिएक्टिव होती है, ठीक है। हाईली रिएक्टिव होने की वजह से क्या है, इनको आप वाटर के अंदर नहीं रख सकते, ठीक है ना। वाटर से क्या करती है, रिएक्ट कर लेती है, ठीक है। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वाटर के साथ इनमें, तो आप इनको वाटर में नहीं रख सकते, इनको हम रखते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, लाइक केरोसिन। आपने सुना भी होगा, लेबोरेटरी में देखा भी होगा कि जो सोडियम मेटल होता है उसको हम केरोसिन के अंदर रखते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जैसे वो उसको हम बाहर निकालते हैं या उसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। इसलिए इनको हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर रखते हैं। तो आप यहाँ पॉइंट बना के लिख सकते हो, बीइंग हाईली इलेक्ट्रिव बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी, these metals are kept in organic solvent। इनको हम कहाँ रखते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, लाइक केरोसिन, ठीक है। इनको हम क्या रखते हैं, केरोसिन के अंदर रखते हैं, ठीक है। लेकिन आपने इसमें क्या होता है, लिथियम जो होता है, लिथियम क्या होता है, उसकी लो डेंसिटी होती है। लो डेंसिटी की वजह से अगर हम उसको केरोसिन में रखेंगे लिथियम को, तो क्या होगा, वो केरोसिन के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आएगा फिर से क्या करेगा, वो फायर केस कर लेगा, और केरोसिन वो तो पहले ही फायर को केस कर सकता है, ठीक है। तो वो और ज्यादा हाईली रिएक्टिव हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, जो लिथियम होता है उसको हम रखते हैं पैराफिन वैक्स के अंदर। वैक्स के अंदर उसको हम रैप कर देते हैं और उसके बाद हम उसको वैक्स के अंदर रखते हैं, ठीक है ना। लिथियम, इसको भी हम पॉइंट बना के लिख सकते हैं, लिथियम इज केप्ट रैप्ड इन पैराफिन वैक्स ड्यू टू इट्स लो डेंसिटी। इसकी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको पैराफिन वैक्स के अंदर रैप करके रखते हैं, ताकि ये पानी के साथ या केरोसिन में भी अगर ऊपर फ्लोट नहीं करे, ठीक है ना। तो लिथियम इज कीप्ड रैप्ड इन पैराफिन वैक्स ड्यू टू इट्स लो डेंसिटी। तो ये होती है आपकी रिएक्शन विद एयर के साथ, ठीक है ना, नॉर्मल सी होती है बट इंपॉर्टेंट तो है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद O2 या ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करती हैं, ठीक है ना। इसको एक बार नोट कर लो, फिर हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। देखिए, अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ ये मेटल्स जो होती है क्या क्या
रिएक्शन शो करती है। देखिए ऑक्सीजन के साथ जो क्या है, ये जो अलग अलग आपकी मेटल है, एल्कली मेटल, ये अलग अलग रिएक्शन शो करती है, ठीक है। जैसे लिथियम होता है, लिथियम आपका नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, जो सोडियम होता है वो आपका बनाता है परऑक्साइड, और बाकी के जो 3 मेटल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं आपके सुपर ऑक्साइड, ठीक है ना। तो इसमें हम आप पॉइंट बना के लिख सकते हो, व्हेन lithium reacts with oxygen O2 it form मोनोऑक्साइड। ये क्या करता है, मोनोऑक्साइड बनाता है, ठीक है। जैसे Li रिएक्शन करेगा आपके O2 के साथ, तो ये आपका बनाएगा Li2O। रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं, ये हाफ ये 2, ठीक है। यहाँ पे ये जो होता है ऑक्साइड, ये हमने ये होते हैं आयनिक फॉर्म में, किसके फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में। यहाँ पे ये Li प्लस और O2 माइनस की फॉर्म में, Li प्लस की फॉर्म में और O2 माइनस की फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं ऑक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, ऑक्साइड आयन। अगर हम ऑक्साइड आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी या ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा आपका -2, ठीक है। ये होगा ऑक्साइड के लिए। जब आप इसी की रिएक्शन कराते हो O2 की, किसके साथ, सोडियम के साथ, तो हम सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, व्हेन सोडियम रिएक्ट्स with ऑक्सीजन इट फॉर्म परऑक्साइड। क्या फॉर्म करता है ये, परऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। आपका Na प्लस O2 रिएक्शन होगी और क्या बनाएगा, Na2O2, ये आपकी बैलेंस रिएक्शन हो गई, ठीक है। यहाँ पे भी आपका Na प्लस की फॉर्म में रहेगा और साथ में क्या रहेगा आपका O2 2 माइनस की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परऑक्साइड आयन। O2 2 माइनस को हम क्या बोलते हैं, परऑक्साइड आयन। और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है आपका -1। ये रेडॉक्स रिएक्शन में भी आता है, चैप्टर में अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता होगा, ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, परऑक्साइड में होती है -1। अब हम बात करेंगे किसके लिए, बाकी जो भी मेटल्स है, कौन कौन सी, लिथियम होगी, सोडियम होगी, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम रिएक्ट विथ O2 एंड फॉर्म सुपर ऑक्साइड। ये क्या बनाती है, सुपर ऑक्साइड फॉर्म करती है। जितने भी मेटल्स हैं आपके, जैसे हम पोटेशियम ले लें, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी आपकी KO2, ठीक है। इसमें एक तो K प्लस रहेगा और साथ में क्या रहेगा आपका O2 माइनस। ये आयनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है ना, आयंस की फॉर्म में अवेलेबल रहेंगे। ये होता है आपका सुपर ऑक्साइड आयन। क्या होता है आपका सुपर ऑक्साइड आयन। और यहाँ पे जो आपकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है ऑक्सीजन की, वो क्या होती है, -12, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है ऑक्सीजन की, वो क्या होती है, -12 होती है, ठीक है। तो ये होती है आपकी रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। इसे नोट करो। फिर हम एक और रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करती है आपकी एल्केली मेटल्स, ठीक है। तब तक आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं एल्केली मेटल की रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, कि हाइड्रोजन के साथ ही कैसे रिएक्शन शो करती है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं रिएक्शन विथ H2, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ। देखिए जितने भी आपके एल्केली मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है, हाइड्राइड्स। ऑल एल्केली मेटल्स react with H2 hydrogen and form hydrides। क्या फॉर्म करती है, आपके हाइड्राइड्स फॉर्म करती है। जैसे आपका कोई भी मेटल है, ठीक है, इसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की तो ये MS टाइप की आपकी क्या बनाएगी, हाइड्राइड बनाएगी, ठीक है।
ये हमने इसको बैलेंस कर लिया। अब ये जो हाइड्राइड होते हैं ये दोबारा अगर वाटर के साथ रिएक्शन शो करें, इनकी दोबारा दोबारा हम वाटर के साथ रिएक्शन शो करेंगे तो दोबारा से आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं, व्हेन these hydrides again react with water with H2, हम H2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, when these hydrides again react with water, hydrogen gas is released, hydrogen gas is released and it also form basic solution, और आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाता है, बेसिक हो जाता है। जैसे आप मेटल ले लो, कोई सा भी मेटल ले लो, आप सोडियम ले लो, ठीक है, इसके आपने रिएक्शन करवाई H2 के साथ। ठीक है, ये तो बना आपका, क्या बना, NaH। ठीक है, ये हमने रिएक्शन करवा ली। ठीक है, अब इसकी NaH की आप दोबारा जब रिएक्शन कराओगे इसके साथ, वाटर के साथ, तो आपका जो फॉर्मेशन होगा वो होगा NaOH प्लस H2 गैस। इसकी वजह से आपका क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा, और ये आपकी H2 गैस क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ये होता है नॉर्मल ट्रेंड। इसी में अगर एक और पॉइंट आता है, वो आता है आपकी थर्मल स्टेबिलिटी का, कि जो हाइड्राइड्स बनते हैं उनकी थर्मल स्टेबिलिटी कैसे होती है। जैसे आपके हाइड्राइड्स जो रहेंगे, जैसे आपके, इसको आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है ना, इसी के नीचे आप इसको यहाँ पे लिख लेना। मैं बात करूं किसके लिए, थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में बात करूं, तो देखिए थर्मल स्टेबिलिटी का अगर हम देखें, इनके हाइड्राइड कौन कौन से होंगे। सबसे पहला होगा LiH, NaH, KH, RBH और CSH। ये क्या है, इनके हाइड्राइड्स हैं। अब अगर हमें इनका थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर मतलब, अब देखिए ऊपर से नीचे जाने पर, लेफ्ट टू आपके टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। साइज इंक्रीज होने की वजह से जो CS और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या होगा, वीक होगा, तो मतलब वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, मतलब उसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी। तो हम लिख सकते हैं, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, साइज क्या हो रही, इंक्रीज हो रही, इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। थर्मल स्टेबिलिटी decreases due to increase in size। तो साइज में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम ऑर्डर लिखें किसका, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखें, ये आपका LiH, फिर NaH, फिर KH, RBH और CSH। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो होगी क्या होगी आपकी, टॉप टू बॉटम जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही, डिक्रीज हो रही। सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी, LiH, फिर NaH, फिर KH, फिर RBH और फिर CSH की। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसी की होगी। ये आपका क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब देखो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर से हम एक और ऑर्डर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन सा, रिड्यूसिंग नेचर का, कि आपका हाइड्रोजन देने की जो टेंडेंसी है, ठीक है ना, आपकी हाइड्रोजन H2 गैस क्या है, जैसे CSH है वो क्या करेगा, जैसे उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, सबसे कम है, इसका मतलब जो ये CSH है ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी वर्क कर सकता है। क्या करेगा ये CSH, क्या करता है, H2 किसी भी दूसरे एलिमेंट को किस में कन्वर्ट करेगा, उसको रिड्यूस कर देगा। CSH जो H है आपका, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी के ऑर्डर से हम, जो आपका थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, इसी से हम रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है ना, मैं इसको मिटा देता हूं। अगर हम रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर फाइंड आउट करें, किसका, रिड्यूसिंग नेचर का, तो क्या CSH जो होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है, तो ये एक अच्छा रिड्यूसिंग नेचर की तरह वर्क करेगा। क्यों, क्योंकि ये सबसे पहले टूटेगा बॉन्ड,
ठीक है, मतलब हाइड्रोजन रिलीज होगी। जो हाइड्रोजन H रिलीज होगा वो क्या करेगा, अपने आप को तो ऑक्सीडाइज करेगा और सामने वालों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, ये यहाँ से ये CS प्लस, ये क्या होगा आपका CS प्लस होगा और H माइनस होगा। H माइनस किस फॉर्म में रहेगा, ऑक्सीडाइज करने के लिए अपने आप को जीरो स्टेट पे लाने की कोशिश करेगा। तो H जो होगा वो H2 फॉर्म में कन्वर्ट होगा, मतलब खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, तो सामने वालों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो ये अगर सबसे कम है थर्मल स्टेबिलिटी में, तो इसका जो रिड्यूसिंग नेचर होगा वो क्या होगा, सबसे अच्छा। तो अगर हम रिड्यूसिंग नेचर भी अगर हम फाइंड आउट करें तो हमारा जो ऑर्डर होगा वो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा। जहां LiH का क्या था, सबसे ज्यादा था थर्मल स्टेबिलिटी, तो इसका जो रिड्यूसिंग नेचर होगा, सामने वाले को रिड्यूस करने की टेंडेंसी, मतलब H प्लस H माइनस की H2 में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी वो क्या होगी, सबसे कम होगी। तो LiH का जो रिड्यूसिंग नेचर होगा वो क्या होगा, सबसे कम। यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा थी तो आपका रिड्यूसिंग नेचर क्या हो जाएगा, सबसे कम। ऑर्डर आपके पास उल्टा आ जाएगा, फिर NaH, फिर KH, फिर RBH और फिर CH। तो ये आपके रिड्यूसिंग नेचर का कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। ये है आपकी रिएक्शन विथ हाइड्रोजन O2, रिएक्शन विथ H2। ठीक है, इसे नोट करो। फिर हम इसी की आगे और रिएक्शन पढ़ते हैं कि आपकी जो एल्केलाइन मेटल्स होती है वो वाटर के साथ रिएक्शन कैसे शो करती है, वाटर के साथ किस टाइप की रिएक्शन को शो करती है। ठीक है, तब तक आप इसे नोट कीजिए। ठीक है, ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम इसकी फोर्थ रिएक्शन पढ़ते हैं एल्केलाइन मेटल की, किसके साथ, वाटर के साथ, कि वाटर के साथ इसकी किस टाइप से रिएक्शन होती है। ठीक है ना, किसके साथ, वाटर के साथ। फोर्थ है आपकी आई थिंक ये रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन विथ वाटर, कि अगर हम एल्केली मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा। देखिए, वाटर के साथ ये जो जितनी भी मेटल्स होती है एल्केली मेटल, वो क्या करती है, विगोरियसली रिएक्टिविटी शो करती है, मतलब बहुत तेज। ठीक है ना, वाटर के साथ, पानी के साथ, और क्या रिलीज करती है, आपका हाइड्रोजन गैस H2 गैस को रिलीज करती है, और आपका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है। ठीक है ना, तो कोई भी आपकी मेटल हो, जैसे हम लिख सकते हैं ऑल मेटल्स या ऑल एल्केलाई मेटल्स। ठीक है ना, ऑल एल्केलाई मेटल्स रिएक्ट vigorously with water and form H2 gas, or we can say or release H2 गैस। वो क्या करते हैं, आपके H2 गैस को रिलीज करती है। जैसे आपका कोई भी मेटल है, इसकी हम रिएक्शन करवाएं H2 के साथ, तो आपको जो मिलेगा वो बनेगा, एक तो MOH मिलेगा और साथ में मिलेगा आपको H2 गैस। ठीक है, ये हो गया आपकी बैलेंस रिएक्शन। और साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो होती है आपकी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, कि आपकी इस टाइप की जो रिएक्शन में एल्कली मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करती है तो एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। वो चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्या है कि अलग अलग जो मेटल्स होती है, जो एल्कलाई मेटल है उनमें जो अलग अलग मेटल है वो अलग अलग टाइप की आपकी जो ये डेल्टा एच है, एनर्जी रिलीज है, उनका अलग अलग कैरेक्टर है। जैसे अगर हम देखें कि जो लिथियम है, इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो थोड़ी सी क्या होगी, स्लो होगी। मतलब हम कह सकते हैं इट इज लेस विगोरियस विथ वाटर। ठीक है, ये क्या करती है, थोड़ा सा इसकी जो रिएक्टिविटी होती है स्लो होती है। वहीं अगर हम सोडियम की बात करें, इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। मतलब हम कह सकते हैं वेरी मच विगोरियस, क्या बोल सकते हैं हम इसको, reactivity is very high, or we can say it shows vigorous reaction with water. It shows vigorous reaction with water, vigorous reaction with water, and ये आपके फायर को भी कैच कर सकती है। ये कैचेस फायर, ये क्या कर सकती है, आपकी फायर को कैच कर सकती है। ठीक है, लिथियम और सोडियम। अगर हम पोटेशियम की बात करें, किसकी बात करें, पोटेशियम की, तो इसकी जो रिएक्शन होती है वो भी बहुत ज़्यादा
हाई अमाउंट की एनर्जी इसमें रिलीज होती है और बहुत ही रिएक्टिविटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, विगोरियस होती है इसकी भी रिएक्शन। और ये क्या करती है, फ्लेम जनरेट कर लेती है, बर्न्स विथ फ्लेम, बर्न्स विथ फ्लेम। इसमें क्या होता है, आपके फ्लेम भी जनरेट हो जाती है, तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। वहीं अगर हम बात करें रूबिडियम और सीजियम की, तो इनका नेचर और ज़्यादा हाईली क्या होता है आपका, और ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है, मतलब और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, मतलब एक्सप्लोजन टाइप की, एक्सप्लोजन टाइप की आपकी क्या होती है, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है कि एक्सप्लोजन जितनी आपकी एनर्जी रिलीज होती है। मतलब आपकी जो रिएक्टिविटी है आप देख सकते हो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अब देखिए, अब बात आती है यहाँ पे कि जब अगर हम लिथियम की बात करें, तो अभी हमने देखा था लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा। अभी हमने देखा था कि जो लिथियम है उसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है, क्या आपकी हाइड्रेशन एनर्जी वो क्या है, सबसे ज़्यादा होती है, अभी हमने देखा था, ठीक है। लेकिन फिर भी वो क्या है, लेस विगोरियस है वाटर के साथ, मतलब उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती है। बाकी रूबिडियम और सीजियम में क्या होता है, एक्सप्लोजन हो जाता है। तो एक्सप्लोजन लिथियम के केस में भी होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसकी तो सबसे हाईएस्ट होती है हाइड्रेशन एनर्जी स्मॉल साइज की वजह से, लेकिन फिर भी नहीं होता है एक्सप्लोजन। रीज़न क्या है, रीज़न है इनकी रिएक्टिविटी जो है, ये आपका उसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, कम होती है, स्लो स्पीड होती है लिथियम की। जबकि बाकी जो मेटल्स हैं उनकी जो रिएक्टिविटी की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस वजह से स्लो स्पीड होने की वजह से लिथियम क्या होता है, लेस विगोरियस होता है। बाकी जो मेटल्स होती है दूसरी वो क्या होती है, हाई विगोरस होती है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना आपकी, ठीक है ना। लेस स्पीड होने की वजह से इसके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं आपके वो क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ड्यू टू, या हम कह सकते हैं in spite of high hydration energy, in spite of high hydration energy, lithium has less vigorous, lithium is less vigorous, lithium is less vigorous and less vigorous because the speed of reactivity, the speed of reactivity इज़ वेरी लेस, इज़ लेस। हम इसको बोल सकते हैं इसकी जो स्पीड होती है रिएक्टिविटी, मतलब रिएक्शन करने की जो रेट होती है वो क्या होती है, स्लो होती है। स्पीड की जगह आप रेट भी लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है ना, बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्टिविटी इज लेस। इसलिए बाकी ये जो मेटल्स है उनकी जो रिएक्शन की रेट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, फास्ट है, तो ये फास्ट रिएक्शन शो करती है, इसलिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, पर फिर भी उसकी जो रेट है रिएक्शन करने की वो क्या है, स्लो है, इस वजह से उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, किस किस लिए, रिएक्शन विथ वाटर के लिए, ठीक है। इसे आप नोट कीजिए, फिर हम एक रिएक्शन और पढ़ते हैं, ठीक है। ओके देखिए, आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम जो पढ़ते हैं रिएक्शन, वो पढ़ते हैं रिएक्शन विथ किसके साथ, नेक्स्ट जो आपकी रिएक्शन होगी वो होगी आपकी हेलोजन के साथ, कि हेलोजन के साथ ये किस टाइप से रिएक्शन को शो करते हैं, ठीक है। रिएक्शन विथ हेलोजन, फिफ्थ है आपकी रिएक्शन विथ हेलोजन। हेलोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, ये आपके हेलाइट्स बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए जितने भी मेटल्स होते हैं ये सभी हेलोजन के साथ रिएक्शन करके एमएक्स टाइप का आपका क्या बनाएंगे, हेलाइट्स बनाएंगे, ठीक है। सारे मेटल्स जो भी होते हैं आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम, ये सब ये रिएक्शन को शो करते हैं। और अगर आप हाइड्रोजन के लिए लेते हैं, इसके लिए हेलोजन के लिए लेते हैं, तो आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपकी रिएक्शन को शो करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको कंपाउंड बनता है ये आपका बनता है आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं आयोनिक हैलाइड। कोई भी मेटल आपका हेलोजन से रिएक्शन करके आपका आयोनिक हैलाइड्स का फॉर्म करता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें किसके लिए, लिथियम के लिए हम बात करते हैं, हैलाइड्स ऑफ आयोनिक हैलाइड्स ऑफ
आयोनिक हैलाइड्स ऑफ लिथियम। आयोनिक हैलाइड्स ऑफ लिथियम की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें क्या होता है, एक तो होता है आपका पास LiF। LiF क्या होता है आपका प्रीडोमिनेंटली आयोनिक होता है, प्रीडोमिनेंटली ये क्या होता है आपका आयोनिक नेचर का होता है, ठीक है। बाकी इसके जो बाकी के जो दूसरे हैलाइड्स होते हैं, लिथियम की हम बात करें, आपके LiCl, LiBr और LiI, ये क्या होते हैं आपके प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट होते हैं। क्या होते हैं आपके प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट होते हैं नेचर में। कोवलेंट क्यों होते हैं, क्योंकि जो लिथियम की साइज होती है, लिथियम की साइज आपकी क्या होती है, सबसे कम होती है, ठीक है। ये क्या होता है, जो आपका क्लोरीन या कोई भी हैलाइड आयन है उसके एनायन को क्या करता है, पोलराइज करता है, अपनी तरफ पोलराइज करता है। ये आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, एक फेजांस रूल होता है, ठीक है, फेजांस का रूल होता है। इसमें क्या होता है, आयनिक नेचर में किस तरीके से, आयनिक बॉन्ड में किस तरीके से कोवलेंट नेचर आ जाता है, वो ये जो रूल होता है फेजांस, वो ये बताता है कि पोलराइजेशन की वजह से आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है। इसीलिए ये जो आपके तीनों हैलाइड्स होते हैं इनमें क्या हो जाता है, कोवलेंट कैरेक्टर शो हो जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ हैलाइड आयन, ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ हैलाइड आयन बाय lithium ion, it shows covalent character, in nature। ये क्या करते हैं, आपके कोवलेंट कैरेक्टर को शो करते हैं, ठीक है। केवल और केवल किसके लिए गए, लिथियम के बारे में हम बात करें, क्योंकि लिथियम का साइज क्या है, छोटा है। तो वो क्या करता है, जो हैलाइड्स के जो बड़े आयन्स है जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उनको क्या करता है, ज़्यादा पोलराइज करता है, मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसके अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, इनमें कोवलेंट कैरेक्टर जनरेट हो जाते हैं। जबकि आपका LiF जो होता है वो क्या होता है, आपका प्रीडोमिनेंटली होता है, आपका आयोनिक नेचर का ही होता है, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है किसके लिए, आयोनिक हैलाइड्स फिर ऑफ लिथियम के लिए। इसको एक बार नोट करो, फिर हम इसी के लिए ऊपर एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं इनके आयोनिक हैलाइड्स के कैरेक्टर के बारे में। अगर हम पढ़ें कि जो आपका हैलाइड्स जो फॉर्म होंगे उनका नेचर कैसा होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो इनके आयोनिक हैलाइड्स का जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। आप पॉइंट बना के लिख सकते हो कि आयोनिक जो भी कैरेक्टर होता है इनका, आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन साइज की वजह से क्या होता है, इनका आयनिक जो नेचर होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। जैसे हम बात करें LiX, NaX, KX, RbX और CSX, इनकी अगर हम बात करें तो इनका जो आयनिक कैरेक्टर का नेचर होगा, LiX हमें पता है क्या होता है, कोवलेंट नेचर होता है। तो इसका आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, सबसे कम, फिर NaX, फिर KX, और सबसे ज़्यादा जो होगा आपका आयनिक कैरेक्टर वो किसका होगा, आपका CSX का होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपके जो रुबिडियम और सीजियम होते हैं, या फिर पोटेशियम और सीजियम की हम बात करें, पोटेशियम एंड सीजियम कैन मेक पॉलीहैलाइड्स। ये क्या कर सकते हैं, आपके पॉलीहैलाइड्स बना सकते हैं। पॉलीहैलाइड्स क्या होते हैं, देखिए तो पॉलीहैलाइड्स का मतलब क्या होता है, जो आपका Ki है वो I2 से दोबारा रिएक्शन करके Ki3 फॉर्म करता है। इसमें पॉलीहैलाइड मतलब क्या है, आयोडीन क्या है, एक से ज्यादा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पॉलीहैलाइड। जैसे CSBr है वो दोबारा Br2 से रिएक्शन करके क्या शो करेगा, क्या कंपाउंड बनाएगा, आपका CSBr3।
ये हुआ आपका पॉलीहेलाइड्स, ठीक है। तो ये एक कैरेक्टर होता है जो आपका पोटेशियम और सीजियम भी शो करता है, ठीक है ना। तो ये है आपकी रिएक्शन विथ हेलोजन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एक और रिएक्शन जो इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है रिएक्शन विथ एमोनिया के साथ। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो आपको ध्यान होनी चाहिए हमेशा, ठीक है ना। तो एक बार आप इसे नोट करो, फिर हम उसे पढ़ते हैं। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम इसकी एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना, कि अमोनिया से रिएक्शन करके ये किस टाइप की रिएक्शन करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसमें हम पॉइंट लिखेंगे कि जितने भी आपकी एल्कली मेटल्स है वो सब क्या है, अमोनिया में डिसोल्व होती है, पहली बात। और जब उनको अमोनिया में डिसोल्व करते हैं तो एक डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन जनरेट होता है। कौन से कलर का? डीप ब्लू कलर का, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। ऑल alkali metals are soluble in liquid ammonia and gives a deep blue color, deep blue color solution। कौन सा कलर देती है? डीप ब्लू कलर का। क्यों देती है ये हम देखते हैं। देखिए, कोई भी आपका मेटल है, ठीक है, वो जब रिएक्शन करेगा अमोनिया के साथ, ठीक है ना, अमोनिया के साथ जब भी वो रिएक्शन करेगा, ये हम लिखेंगे X+Y, ठीक है। ये X+Y हम क्यों लिखते हैं? देखिए, होता क्या है कि इसमें अमोनिया का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कैसे होता है वो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो M है, जो आपका मेटल है, ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है, M+ बनाएगा। अब क्या होता है, जो एक मेटल है, मेटल एक तो अमोनिया के साथ रिएक्शन शो करेगा, ठीक है, और ये इस फॉर्म में रहेगा, X की फॉर्म में, ठीक है, MnS3 दिस फॉर्म में ये अवेलेबल रहेगा आपके पास, ठीक है, ये प्लस। और साथ में ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, और इस फॉर्म में रहेगा, E-NS3Y की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन का डीप ब्लू कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस स्ट्रक्चर की वजह से। और इसको हम बोलते हैं अमोनिएटेड आयन या अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं इसको हम? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या बोलेंगे? अमोनिएटेड केटायन, अमोनिएटेड केटायन, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन का डीप ब्लू कलर होता है वो होता है इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। देखिए, होता क्या है कि जब आप ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब ये एनर्जी को एब्जॉर्व करता है, तो एनर्जी को एब्जॉर्व करके ये हायर एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है। तो जब वो वहाँ से वापस रिटर्न बैक होता है ग्राउंड स्टेट पे, तो क्या करता है, ये एक सर्टेन वेवलेंथ को एमिट करता है, जिसकी वजह से आपको सॉल्यूशन का जो कलर है वो क्या दिखाई देता है? डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिखाई देता है इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। यही रीजन होता है किसके लिए? सॉल्यूशन के डीप ब्लू कलर के लिए, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है ना। एक तो ये आपको रिएक्शन भी याद होनी चाहिए, जो बैलेंस आपकी रिएक्शन है वो आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें क्या है, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, ये जो आपका सॉल्यूशन होता है ये होता है आपका पैरामैग्नेटिक। क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिस सॉल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये सॉल्यूशन क्या होता है आपका? पैरामैग्नेटिक होता है नेचर के अंदर, ठीक है। ये आपको एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसलिए ये रिएक्शन जो होती है अमोनिया के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सभी एल्केलाइन मेटल शो करती है। पहली चीज़ तो ये डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन देती है,
दूसरी चीज, इनका जो नेचर होता है वो कौन सा होता है आपका, पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, ठीक है। अब इसी में एक और इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है कि आपकी अगर कॉन्सेंट्रेशन हाई हो, क्या हो, कॉन्सेंट्रेशन हाई हो, तो हम इसी पॉइंट को यहां पे भी लिख सकते हैं, इन हाई कॉन्सेंट्रेशन, इन हाई कॉन्सेंट्रेशन the solution becomes, the color of the solution, the color of the solution becomes bronze, becomes bronze color, becomes bronze, and solution becomes diamagnetic इन नेचर। क्या होता है कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन हाई कर देते हो तो क्या होता है, आपका जो डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रोंज कलर के सॉल्यूशन में, ठीक है। और वो हो जाता है आपका डायामैग्नेटिक हो जाता है। होता क्या है, आपके जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऐसा ही एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और होता है जो आपका दोनों आपस में मिलके क्या करते हैं, अपोजिट स्पिन का होता है, तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। मतलब यह हम कह सकते हैं आपस में पेयरिंग कर लेते हैं। इस वजह से क्या हो जाता है, आपका जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था वो आपके पास अब अवेलेबल नहीं होगा। इसलिए जो पहले पैरामैग्नेटिक नेचर था अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके, वो डायामैग्नेटिक नेचर में। तो आप यहाँ लिख सकते हो इन नेचर बिकॉज another electron with opposite spin paired, because another electron with opposite spin paired with फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जो आपके फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था उसके साथ पेयरिंग शो कर देता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, पेयर हो जाता है, और पैरामैग्नेटिक से क्या इसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका डायामैग्नेटिक में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। रिएक्शन विद अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो देखिए आज हमने केमिकल रिएक्टिविटी और केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है कि एल्कलाइन मेटल्स जो होती है कौन कौन सी केमिकल रिएक्टिविटी को शो करती है, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी शो करती है, ठीक है। आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इस चैप्टर को और आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। टिल देन थैंक यू।